अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप तमाम ठीक ठाक होंगे। आमतौर पर लाइफ में जब हम नॉर्मली गुजरते हैं किसी भी सिचुएशन किसी भी हालत से, तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब किसी स्टेज से हम गो थ्रू करके खड़े हों, और वो भी ऐसे खड़े हों कि किसी के लिए हम इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का बाइस बने। आज हमारे साथ अली रऊफ साहब मौजूद हैं, जो कि एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन से एक ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट तक की जो है अपनी जर्नी तय कर चुके हैं। आज इनकी जर्नी जानेंगे और मुझे उम्मीद है इनकी जर्नी से बहुत सारे लोगों को उम्मीद की किरण नजर आएगी। अली रऊफ साहब, हमें वक्त देने का आपका बेहद बेहद शुक्रिया। माय प्लेजर। जी बताइएगा कि आपकी ये जर्नी ड्रग एडिक्टेड पर्सन से एक ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट तक की ये कैसे आपने तय की, और अभी आपकी लाइफ कैसी है, पहले कैसी थी, जरा तफसीलन बताइएगा। बिल्कुल, 22 साल की स्टोरी है। वैसे तो ये मुझे याद है कि 1998 में या 97 में सबसे पहली दफ़ा मैंने ड्रग यूज़ किया था स्कूल लाइफ में ना। ओके। हाँ, और उससे अब 98 से आप लगा ले के 2008 2018 और आज 2021 आ गया, तो तकरीबन 23 साल की जर्नी है ये आज के दिन तक की। और जैसा मैंने आपको बताया कि 98 तक मुझे याद है कि हाँ, फर्स्ट चर्च का सिगरेट मैंने पिया था, एंड आई वाज इन क्लास आई थिंक 8 या 9th में था मैं उस वक्त। और किसी दोस्त के साथ हम गए थे, किसी और दोस्तों में ऐसे ही शुगलन वो लोग पी रहे थे, तो बस क्योंकि सिगरेट तो मैं पी रहा था और भी छोटी उम्र से, अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ क्लास 7-8 से तो मैंने सिगरेट शुरू की थी, लेकिन उस टाइप पे पहली दफ़ा मैंने चर्च पी थी और शुगलन पी थी। ऐसे ही सब पी रहे थे और अट्रैक्ट करती थी। सिगरेट तो ऑलरेडी पीता था मैं, तो अट्रैक्ट करी थी कि किस तरह से होता है क्या था। बड़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। और कमिंग फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, घर के कुछ इश्यूज मसले मसाइल थे आपस में पेरेंट्स के, जिसकी वजह से एक अजीब सी फीलिंग्स लेके घूमता ही रहता था। और छोटा सा बच्चा इतनी सारी फीलिंग्स लेके घूम रहा था। एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस से मैं ऑलरेडी गुजर रहा था, जो कि उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन जब चर्च पीने के बाद थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई कि यार थोड़ा सा मज़ा आया, क्योंकि वो फीलिंग से थोड़ी देर में दूर हो गया था, जो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं कराती थी। मेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी, वो थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर हो गई, तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और करना चाहिए कभी कभी रिलैक्स होने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए। और जब मैंने पहली दफ़ा पी, उसके बाद फिर मैं हर वीकेंड्स पे पीने लगा। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ख़ास लोग होते हैं जो बड़े एडिक्ट हो जाते हैं उनके, तो मेरे अंदर वो टेंडेंसी थी एडिक्शन की। और वो हफ्ते के हफ्ते जब मैं जाने लगा, तो मुझे सोच आई कि मैं हफ्ते क्यों इंतज़ार करता हूँ इतना अच्छा फील करने के लिए, मैं ये रोज़ फील कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको ख़रीदना शुरू किया और फिर मैंने रोज़ पीना शुरू किया। अब रोज़ 1 से फिर 2 पे आ गए, जब सारे जेब में इतनी सारी होती थी, 1 से 2, 2 से 3, और फिर ऐसी गैदरिंग्स ढूंढने लगे जो ये ऑलरेडी काम करती थी, जिसमें बिल्कुल अजीब ना लगूं, कि नॉर्मल लोगों के साथ पीते तो अजीब लग रहे होते। हाँ, तो ऐसी गैदरिंग्स ढूंढने लगा जहाँ पर मुझे अजीब फील ना हो और मैं वहाँ फिट इन हो जाऊँ आराम से। तो मुझे ऐसे ही दोस्त बनाना शुरू कर दिए जो चर्च का इस्तेमाल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी ज़्यादा होती गई, 1 से 2 सिगरेट, 2 से 3, 3 से 4, और फिर ज़्यादा जब बंदा नशा कर रहा होता है तो घर पे भी इसके असरात आपके बॉडी पे, आपके बिहेवियर्स पे और आपके लाइफस्टाइल पे आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अब घर वाले भी नोट करना शुरू हो गए कि यार इसके जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज होना शुरू हो गए। खाना नहीं खाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, घर से बाहर ज़्यादा रहता है, आंखें लाल रहती हैं, ये वो। तो ये सारे तो घर वाले भी कंसर्न हो गए कि क्या होगा। वो तो घर वालों ने एड्रेस किया कि हमें लगता है कि तुम नशा करते, तो उनको डिनाई किया कि नहीं। लेकिन क्योंकि अब इतना आगे निकल गए थे कि घर में भी छुप के पीने लगे थे, तो चीज़ें मिलना शुरू हो गई हमारी। कभी गाड़ी में से टोबैको और चरस के टुकड़े मिल रहे हैं, कभी घर पे से स्मेल आ रही है, ज़्यादा देर बाथरूम में रह रहे हैं। तो अब घर वालों को यकीन होगा कि भाई ये कुछ कर रहा। फिर ज़ाहिर मोहल्ले में भी लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं। जब हम नशा कर रहे होते तो पहले तो हम कहीं और पी रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गली तक पहुँच जाते हैं। तो लोगों से भी बातें उनको मिलना शुरू हो गई कि भाई आपका बच्चा नशे कर। खैर उन्होंने अपनी तरफ से मना करने की कोशिश की, लेकिन जब एक बंदा एडिक्टेड हो जाता है फिर वो सुनता नहीं किसी की, फिर वो अपने नशे की सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद घर वालों ने फैसला किया कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं बिगड़ रहा था। तो मैं मुल्क से बाहर चला गया थोड़े अर्से तक।
वहाँ पर मैंने कुछ जॉब शॉप की वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मेरी नशे की आदत थी तो वहाँ छूटी नहीं, वहाँ भी मैंने पीना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अवेलेबल था? पूरी दुनिया में अवेलेबल है, कौन सी ऐसी जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर मेरे को जॉब से फारिग कर दिया गया और मैं वापस पाकिस्तान आ गया। फिर वापस वही शुरू हुआ, घर वाले भी परेशान हो गए कि हमने इसको भेजा, और फिर ये वहाँ से नौकरी भी ख़त्म करके आ गया, यहाँ पे वापस शुरू हो गया। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी नौकरियाँ की, और लेकिन किसी के सस्टेन नहीं हो सका, क्योंकि ज़्यादा नशा कर रहा था। टाइम पे ना पहुँचना, फिजिकल हेल्थ का नुकसान, जो पैसा मैं कमा रहा था वो नशे में उड़ा रहा था, कहीं आगे नहीं बढ़ा था, उल्टा पीछे जा रहा था, नशे भी बढ़ते जा रहे थे। फिर ज़ाहिर, जब आप इतना एक नशा इतने अरसे तक करते हो तो आपको बोलते कि यार मैं दूसरे नशे भी ट्राई करूं, ये तो पुराना हो गया। तो हेरोइन ट्राई करने का मौका मिल गया। तो ज़ाहिर नशा तो करते थे, जब सोचा हुआ था कि नशा तो करते, चलो एक दफ़ा ये भी करके देख लें क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर हेरोइन भी एक दफ़ा ट्राई किया और मैंने बोला ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि उसका नशा एक अलग लेवल का था। जो हम चर्च कर रहे थे या शराब कर रहे थे उसका एक अलग लेवल का नशा था, तो वो हम नहीं कर रहे। बोला ये तो बड़ा डिफरेंट किस्म का नशा, उसमें इतनी परेशानी भी नहीं है। स्निफ किया, खत्म, ना बनाने की टेंशन, ना जलाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, बस स्निफ करो, कहानी खत्म। तो हमने कहा तो बड़ा ईजी है। खैर ये भी इसी तरह वीकेंड से स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली की तरफ आना शुरू हो गया। क्योंकि हाँ, और हम इतना नहीं सोच रहे थे कि हम समझ रहे थे कि जैसे चर्च पीते हैं वैसे ही हम हेरोइन पियेंगे और जब दिल चाहे छोड़ देंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़े टाइम बाद ये हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया और हम चर्च छोड़ के हेरोइन की तरफ आ गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्योंकि हेरोइन ऐसा नशा बहुत जल्दी आपको ख़त्म करता है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर चीज़ से वो आपको निचोड़ लेता है। और बिल्कुल दुबले पतले होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आना शुरू हो गई, शक्ल पे हीरोइन चीप वाला पना आना शुरू हो गया। तो घर वाले बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए कि अब इसका क्या करें, और लाइफ हर तरीके से अनमैनेजेबल हो गई। छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब छोड़ते थे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ, हीरोइन छोड़ने की जो तकलीफ है, जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। जिसकी मतलब इतना आसान नहीं होता, कहने में अभी ज़रा आसान लग रहा है, लेकिन जब आप किसी हेरोइन पीने वाले को बोलेंगे कि आपने ड्रग्स को छोड़ दो, तो वो पॉसिबल है। तो हेरोइन पीने वाला अपनी जान की बाजी पे खेल के अपने नशे को हासिल करता है, इतना जुनूनी कैफियत आ जाती है। तो हमारे साथ भी यही था कि हमें हेरोइन के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार थे। क्योंकि घर वाले, नौकरी तो अब जा चुकी थी, पैसे थे नहीं, लेकिन ड्रग्स करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो पैसों की जो रोज की, इसको हम कहते हैं द टर्म चेस, कि रोज सुबह उठना, एडिक्शन साइकिल जिसको हम अगर उसमें कहें कि सुबह उठना, नशा करना, नशा हासिल करने के जराए तलाश करना, फिर नशा करना, फिर नशा खत्म हो जाए, फिर तो जिंदगी ऐसी साइकिल में ही जा रही थी। और इस साइकिल के अंदर रहते हुए हमारे सारे रिलेशनशिप खराब हो रहे थे। अम्मी अबू से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, भाई बहनों से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, कजन से, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सब दूर होते जा रहे थे। कि भाई बच्चा हेरोइन में पड़ गया, नजर आ रहा है, अब तो गया। हेरोइन पीने वाली की क्या आदत होती है माशरे में, जो स्टिग्मा ड्रग्स का है, हम तो उसको एज ए डिजीज लेते हैं आप, लेकिन जब माशरे में आप जाते हैं, जो उसका स्टिग्मा है ड्रग्स का, वो कितना खराब है। एक ड्रग एडिक्टेड बंदा पर्सन आते हैं, लोग उसके पास थोड़ी आते हैं, तो उससे भागते कि भाई नशे ही बंदे, और अपने बच्चों को दूर करते हैं कि भाई नहीं, इस बंदे से ना मिलो, ये नशा करता है, ऐसा ना तुम्हें भी लगा दे। बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो सब चीज़ें हमने देखी अपनी एडिक्शन लाइफ के अंदर। एक अच्छी फैमिली का मेंबर होते हुए ये सब चीज़ें देखना बड़ा मेरे लिए शॉकिंग था मेरे लिए। और फिर ज़ाहिर फैमिली बड़ी हेल्पफुल रही मेरी। उन्होंने मेरे भाई को मुझे डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हैरत की बात है कि मैं बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो गया और इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने रिहैब का बताया कि भाई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पर आपको शायद फ़ायदा हो। फर्स्ट टाइम मेरा इलाज ट्रीटमेंट हुआ था आज ट्रस्ट में। हाँ, और 3 मंथ्स का, और 3 मंथ्स के लिए मैं पूरा डिटॉक्सिफिकेशन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरा। और जिस तरह की वहाँ की काउंसलिंग थी और जो प्रोग्राम वो यूज़ कर रहे थे, 12 स्टेप प्रोग्राम, वो मुझे क्लिक कर गया। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बाहर निकला, दोबारा रिलैप्स हो गया, दोबारा मैंने शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद दोबारा से इसी तरह की हालत हुई कि दोबारा जब ड्रग्स शुरू किए और वापस इन चीज़ों में पड़ा, तो लोग मुझे कहने लगे कि ये सुधरेगा नहीं, क्योंकि हम उसका ट्रीटमेंट भी करा रही है, फैमिली होती है, बाहर निकलता है फिर यूज़ कर लेता है। तो अभी तक मुझे इतनी समझ नहीं आई थी कि, लेकिन एक सीड मेरे अंदर थी कि नहीं यार, ये एक तरीका मुझे मिला है जिससे शायद मैं ड्रग्स छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल उम्मीद एक जागी, आस जागी, जिसे हम आस कहते हैं ना, आस जागी कि यार ये जो प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम से शायद मैं नशा छोड़ो, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे क्लिक कर रहा है। तो असल उस प्रोग्राम की असल खास बात ये थी कि जो प्रोग्राम देने वाला था ना, वो खुद भी रिकवरिंग एडिक्ट था। उसने नशा किया हुआ था और नशा छोड़ा हुआ था, कोई 10-12 साल की उसकी रिकवरी थी। तो मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास गया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं उससे बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वाकई समझ पा रहा है, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू इट। वो समझ पा रहा है वो चीज़ों को जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर मैं दोबारा जब ट्रीटमेंट सेंटर में गया तो दोबारा से मैंने उस प्रोग्राम को ज़रा सीरियसली फॉलो किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रिकवरी होना शुरू हुई और लाइफ बेहतर होना शुरू हो गई। और एक वो प्रोग्राम पे फॉलो करते करते कुछ 6-8 महीने हो गए कि मैंने नशा छोड़ दिया था, लेकिन बड़ा मुश्किल था वो नशा छोड़ने के बाद। जो टाइम था वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि मुझे मना किया गया था कि पुराने दोस्तों में नहीं जाना। दोस्तों में नहीं आया तो मैं अकेला क्या करूं, और नए दोस्त मुझसे कौन दोस्ती करेगा भाई, पुराने दोस्त सारे नशे ही हैं, मेरी गैदरिंग तो सारा नशा करने वाले थे। तो नए दोस्त बनाने का जो कहते हैं रिकवरी में आने का जो पीरियड होता है शुरू का, बड़ा टफ होता है। उसमें आप बड़ी लोनलीनेस वाले प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, फिर आपके घर के कुछ मैटर्स वैसे के वैसे ही खड़े होते हैं, फिर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, फैमिली ट्रस्ट नहीं कर रही होती, जॉब नहीं होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइट करते करते बंदा आगे बढ़ता है स्लोली। जैसे जैसे नशा छोड़े रखा वैसे वैसे फैमिली का ट्रस्ट आया, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया ना कि यार अब नशा छोड़ दिया, छोटा मोटा कोई काम शुरू किया, चलो उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आई तो थोड़ा सा बेहतर फील हुआ। मैंने अपना बैचलर्स रिकवरी में आने के बाद किया, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने जॉब करना शुरू की, और थोड़े टाइम बाद ये रिहैबिलिटेशन सेंटर के उसमें आ गए कि मैं, क्योंकि मुझे पता था किस तरह से नशा करते हैं, किस तरह से नशा छोड़ते हैं और किस तरह से नशा छोड़े रखते हैं। ये जब स्किल आ जाता है आपके पास तो शायद आप दूसरों के लिए एक होप भी बन सकते हो। फैमिली मुझे देखती है काफ़ी, बोलती है नहीं यार आप ठीक हो सकते हो तो हमारा बच्चा भी ठीक हो सकता है। ये बड़ी होपफुल फैमिली के लिए चीज़ थी। तो फिर उसके बाद आस ट्रस्ट में जॉब के लिए आए, और आस ट्रस्ट के बाद आस ट्रस्ट वालों ने मुझे अपने साथ रखा। अब इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला हो गया ना कि मैं यहीं से ट्रीटमेंट कराया था, ट्रीटमेंट को भी जानता था। फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर प्रोफेशनली थेरेप्यूटिकली ट्रेन करना शुरू किया काउंसलिंग के लिए। मुझे इंग्लैंड भेजा, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग कराई डिफरेंट रिहैब्स में। मेरा 2 साल का काउंसलिंग का कोर्स था, सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा वो करवाया इन लोगों ने। एक प्रॉपर थेरेपिस्ट की तरफ मुझे लेके गए कि यार अगर आप ये काम कर रहे हैं तो वी वांट यू टू डू इट प्रोफेशनली। ठीक है ना, एक तो आपका एक्सपीरियंस अलग है, वो एक अलग है, और आपको एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि काउंसलिंग होती किस तरह से है क्या है। तो दोनों को मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा, प्रोडक्टिव बनेगा। तो उसी तरह से लेते हुए हम चल रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। वे भी वर्कशॉप्स होती हैं, जाता हूँ मैं, करता हूँ। तो आज यहाँ पर एज अ एडिक्शन थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझता हूँ कि अगर मैं इसको और प्रोफेशनली और करूँ तो फ़ायदा होता है लोगों को, फैमिलीज को बहुत फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो जर्नी है, मेरा ख्याल है कि जो हमारे नाजरीन इसे देख रहे हैं अभी से ही उन्हें एक बहुत बड़ी मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिली होगी यहाँ से। और एक सवाल कि जो आज सेंटर में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जो शायरा फैसल में है, पहले भी मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ। तो एक मेन चीज़ एडिक्शन को छोड़ने के लिए जो बताई जाती थी वो ये थी कि जब तक कोई बंदा पर्सनली विलिंग ना हो कि मुझे ये छोड़ना है, तब तक वो चीज़ नहीं करवा सकते। ठीक है, उस पर इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये छोड़ने का जो अंदर से जो पावर है या वो जो ख्याल है वो आपके अंदर कैसे आया? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जो आपने कहा इमोशनली या उस चीज़ से गो थ्रू करना, ये आपने कैसे? देखिए 2 चीज़ें इसके अंदर, 2 हैं। ज़रूरी नहीं है कि बंदा रेडी हो छोड़ने के लिए। ये मैं आपको, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि
कुछ फैमिलीज देखिए, जो एडिक्टेड पर्सन होता है इनिशियली उसको इतना वो उसको लगता है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डिनाइल में होता है, जिससे हम कहते हैं कि वो बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा, आज नहीं कल छोड़ दूंगा, 6 महीने बाद छोड़ दूंगा। कुछ फैमिली जबरदस्ती लेके आती है, फिर वो यहाँ के जब फील करता है कि ड्रग्स छोड़ने के बाद कैसा वो महसूस कर रहा है, तो उसका एक इरादा बन जाता है कि मैं छोड़ दूं तो ज्यादा बेहतर है। एक ही होती है। दूसरा ये कि हाँ, मोटिवेशन कैसे आती है, जब तक ज्यादातर क्लाइंट जब हिट बॉटम स्टेज होती है, जब एक एडिक्ट की लाइफ अनमैनेजेबल हो जाती है, मतलब पैसे खत्म हो जाते हैं, फैमिली रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं और फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, जॉब चली जाती है, तो एट वन पॉइंट शायद वो रियलाइज करता है कि यार देखो मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। इसको हम कहते हैं हिट बॉटम हो जाता है। बॉटम उसको हिट होता है तब उसको रियलाइज होता है नहीं यार मैं कहाँ चला गया। मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि यार मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे पास आज के दिन पैसे ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। वो मेरा हिट बॉटम स्टेज था जो मुझे उस तरफ लेके गया कि मैं यार अब ट्रीटमेंट कराऊं तो वो ज्यादा बेहतर है, अपनी लाइफ को सही कराता हूँ। लेकिन ये कुछ लोगों में आता है, कुछ लोगों में नहीं आता। अगर सब लोगों में आता होता तो शायद सब लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते, रिकवरी में आते। आप देखें रोज के हर साल 6-7 मिलियन लोग मर जाते हैं एडिक्शन की वजह से, सिर्फ एडिक्शन की वजह से। तो इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता और प्रॉपर फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। जैसे सोशल प्रॉब्लम है, इसको हम एज ए डिजीज नहीं लेते, इसको हम एज अ कैरेक्टर डिफेक्ट लेते हैं या कोई किरदार की खराबी कहते हैं कि यार नहीं यार ये तो जानबूझ के नशा करता है। ठीक है, लेकिन उसको एक ट्रीटमेंट का मौका तो दिया जाए, एक डिजीज की तरह तो लिया जाए कि एक डिजीज है और उसको एक डिजीज की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, इस डिजीज के साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इट्स अ फैमिली डिजीज हम कहते हैं। वन पर्सन में यूज बट द होल फैमिली सफर्स। तो क्योंकि इसका इम्पैक्ट फैमिली पे बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए फैमिली एडिक्ट को अपने से दूर करती है। लेकिन अगर मैंने देखा है कि सब मिलके उस एडिक्ट के ऊपर काम करें और ट्रीटमेंट की तरफ फोकस करें और उसको एज अ डिजीज लेके चलें तो ज्यादा एडिक्ट को फायदा होता है। हो सकता है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये बात शायद ही मेरे ख्याल में जब हम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं कि ये डिजीज हम इसे ले लें, ठीक है, एक पर्सनल, एक हमारे यहाँ पर ये समझा जाता है कि पर्सनली उस बंदे का अगर मोटिव है छोड़ने का या अगर उसे अपनी परवाह है तो छोड़े, वो तो उसका पर्सनल अपना फैसला होता है। मगर ऐसा है कि डिजीज जब हम बोलते हैं तो उसमें एक मखसूस तरीकेकार से उसको गुजारना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपका सर दर्द है तो उसके लिए मखसूस आप तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ठीक होता है। बिल्कुल इसी तरह इस आदत को छुड़ाने के लिए भी उस तरीकेकार से गुजरना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, अक्सर हम बातचीत में सुनते हैं कि खुद से वो जो है छोड़ने की कोशिश करते हैं, वापस उनका जो है कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या बड़े कम अरसे में वापस उनके वो रिलैप्स हो जाता है। देखिए, रिलैप्स की वजूहत भी तो बहुत सारी है ना। देखें, अगर क्लाइंट अगर आप बीमार होते हैं, अगर मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर दूं कि यार आप ये चीज को फॉलो करें तो आप दोबारा से बीमार नहीं होंगे, तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ठीक रहते हैं। इसी तरह एडिक्शन डिजीज भी ऐसी है। जब एडिक्शन के आप ट्रीटमेंट में आते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से आप गुजरते हैं, तो काउंसलर या थेरेपिस्ट आपको एहतियाती तदाबीर कह लें, प्रिकॉशंस करें, एक प्रोग्राम उसके लिए डिजाइन करता है। यहाँ पर अगर क्लाइंट उसको प्रोग्राम को फॉलो करता है तो मैंने देखा है कि कोई रिलैप्स नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं उसको इस तरह कह लें। हाँ, जो फॉलो नहीं करता वो रिलैप्स हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको एज ए डिजीज ही देखते हैं। और जो हमारे यहाँ पर खुद से करने की कोशिश करके फिर रिलैप्स हो जाता है, फिर उसमें नाउमीद हो जाते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या कहेंगे प्रोफेशनल हेल्प की तरफ, या आज की जो आपकी सर्विसेज हैं किस तरह वो अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह ये ज्यादा मुफीद हो सकती है उनके लिए? देखिए, आज की तो सर्विसेज है वो आज सेंटर आके ही अप्रोच की जा सकती है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एडिक्शन की है या आपको कोई मसला आ रहा है छोड़ने में, तो बिल्कुल आप आज ट्रस्ट की वेबसाइट जा सकते हैं और या आज रिकवरी सेंटर की वेबसाइट जा सकते हैं। वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी बिल्कुल भरपूर हेल्प करेंगे, जो भी फैमिली प्रॉब्लम है या खुद भी कुछ छोड़ना चाहते हैं। तो होप मैं ये देना चाहूँगा कि भाई अगर रिलैप्स भी हो जाए तो होप यूज़ ना करें। मेरे भी काफ़ी सारे रिलैप्सेस हुए हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी। और जितने भी आप सब देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई इस मसले में फंसा हुआ है या किसी का लव्ड वन इसमें फंसा हुआ है तो हिम्मत नहीं हारें। एक बीमारी की तरह है और बीमारी का प्रॉपर इलाज मौजूद है। तो
मैं इसलिए आज यहाँ पर इनके साथ हूँ कि आप सब तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि उम्मीद है, होप है, आस है, तो और वो आस आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल नाजरीन, उम्मीद है इस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी से आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आई होगी। अपनी इस आदत या अपनी इस बीमारी को, जो हम बीमारी कहते हैं, उसको छुड़ाने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की भी जहाँ तक नीड है उसके अप्रोच करें, उससे सीख करें और खुद की बेहतर ज़िंदगी के लिए जो है कदम उठाने की कोशिश करें। अली रऊफ साहब, आपके बहुत मशकूर, बेहद ममनून है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।